देखिए मैं तो अपने जो मेरा अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा चीजों का, मैं तो उसके बेसिस पे मैंने जो बिहेवियर पैटर्न डेवलप करा था, जैसे ही मुझे कोई चोट लगती, मतलब हम्म। मैंने जो भी प्लान करा वो सक्सेसफुल नहीं होता, तो मैं इमिजिएटली ये सोचता था कि मेरी गलती कहाँ पर है, हम्म। उसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंच गया। हम्म। मैंने कभी किसी भी चीज में जो है ये नहीं बोला कि ये टाइम का फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, उसका फैक्टर है। हर चीज मेरे को और क्या चाहिए, बिकॉज मेरा पहले दिन परसेप्शन ये था, आई एम द मार्केट लीडर। हम्म। मेरे पे एक चवन्नी नहीं थी, तो ना ही मेरे पास कोई रिजर्व्स थे, ना ही कोई पार्ट था। वो रोज कमाना रोज खाना ऐसे करते करते जो है वो कहानी यहाँ तक आ गई। द गुड पार्ट वाज, मेरा और आरती का ये फोकस था कि हम लोग अपना सबसे पहले अपनी खुद की एजुकेशन को एक्सपैंड करेंगे। तो वो हमने पीएचडी कर लिया उस टाइम पर, तो एजुकेशन फ्रेटर्निटी में। और मेरा तो क्योंकि पीएचडी संस्कृत था, तो आदमी वैसे ही जो है 10वीं 12वीं तक संस्कृत पढ़ने में रो पड़ता है, तो पीएचडी करना संस्कृत में मतलब वो दिमागी रूप से आदमी सरेंडर कर देता है कि नहीं भाई इस आदमी से बहस नहीं करनी। क्योंकि मेरा पीएचडी एमबीए के बाद में था, वर्क एक्सपीरियंस के बाद में था, तो इसलिए वो बड़ा यूनिक सा पार्ट था। तो वो एक एरिया था जिसकी वजह से हमारे को वो सपोर्ट जो था वो मिल रहा था। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मैंने देखा, तो मैं कॉन्टिन्यूसली अपने जन्मपत्री के उपाय कर रहा था, वास्तु का जैसे जैसे मुझे पता चलता गया। और मेरी स्टडीज इस डोमेन की थी, तो मैं वो पूरा पार्ट जो है, तो जैसे ही कोविड आया तो हम्म। मेरे को भी फाइनेंशियल क्राइसिस तो पहले ही चल रहा था, वो और फर्दर एग्रीवेट हुआ। तो मैं और आरती बैठे कि भाई अब हमारे को डिस्टेंस हीलिंग के तौर पे कुछ समझना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा काम। तो हमने पूरा का पूरा जूम पर अपनी क्लासेस को बिल्ड करना शुरू करा कि टिल द टाइम वी कैन क्रिएट अ साइजेबल बिजनेस मॉडल, बट सरवाइव करना है। फाइनेंशियल तो बहुत बात की बात हो गई। तो तब तक हमारा वो फिंगरप्रिंट एनालिसिस और ये सारे डायग्नोस्टिक टूल्स थे जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे। तो हमने वो जैसे जैसे उसको डिफाइन करा, तो अब वो फिंगरप्रिंट भी जो है वो, क्योंकि टच बेस होता है, तो अब वो टच तो कोविड में होता ही नहीं था किसी से भी, तो वो फिंगरप्रिंट का काम भी बंद हो गया। तो हमारे पास छोड़ छाड़ करके सिर्फ ये हीलिंग और यही वाला काम बचा, जो हमने कहा कि ये घर बैठकर हम इसको कर सकते हैं। तो हमने उस पे जैसे ही काम करा, वो एक हमारे लिए एक मैजिक के जैसा हो गया। बिकॉज आज हम जो कुछ भी बोले, अगर कोविड नहीं होता हम्म। तो हम यहाँ तक पहुंचते ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोविड की वजह से एक केस बिल्ट हुआ। तो हम्म। वो जो केस था वो अपने आप में एक बड़ा यूनिक था कि बिना किसी को छुए, बिना कोई एक्सरसाइज, बिना किसी दवाई के क्या आप किसी को ठीक कर सकते हो? तो दैट वाज समथिंग विच वाज अ इम्पॉसिबल एज ए टारगेट। और ये सारी कहानियां हम उसमें सुनते थे, जो हमने डिमॉन्स्ट्रेट करनी शुरू करी। हम्म। फिर जो डॉट्स कनेक्ट हुए, दोज वर वेरी फिनोमिनल। तो मैंने पहली बार जब ये हीलिंग का प्रोग्राम किसी को सिखाने के लिए डाला था, दैट वाज ओनली फॉर 1 वीक। हम्म। और वो एक हफ्ते की क्लास में हम डिस्कस करते, बात करते, और मेरा कोर्स जो है वो एक एक महीने लेता खत्म होने में। हम्म। फिर वो 2 2 महीने तक चलता रहा। और जो जो चीजें मुझे एक एक व्यक्ति के क्वेश्चन से पता चलती, क्योंकि मेरे पास फॉर्चुनेटली मेरे पास लोग बड़े अच्छे अच्छे आए। बहुत हम्म। कम लोग थे। और 6,000 रुपये का मैंने पहले दिन से कोर्स का रखा था। और वो लोग जो हैं वो, उनके क्वेश्चंस, और वो पढ़े। एक तो मेरे पास ग्रुप ऐसा था जो गुड़गांव के जितने भी डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल्स थे उन्हीं का ग्रुप था। हम्म। तो पहले एक आया, फिर दूसरा आया, उसने तीसरे को बोला, ऐसे करके वो लोग कनेक्ट होते रहे। तो कोई संस्कृत की एक्सपर्टीज थी, वो संस्कृत की जिसकी एक्सपर्टीज थी उसने मतलब बात करी कि भाई बताइए आपने क्या पढ़ा है संस्कृत में। तो मैं अपना पक्ष सामने रखता उनके। तो वो कहते कि नहीं मैंने ये वाला पार्ट नहीं पढ़ा। तो फिर आपको लगता था कि आपने पढ़ाई मन से करी है। हम्म। बस अगर आप कोई पढ़ाई करो और वो चीज जो है सामने वाले से आप डिस्कशन करो और एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन नहीं कर पाओ, तो फिर वो आपकी पढ़ाई अधूरी हो जाती है फिर वो। हम्म। हम्म। तो, तो मेरे को गुरुजी क्या कहते थे, बोले बेटा लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है तो सबसे मुश्किल डोमेन चुनो। बोले जहां कोई नहीं जा सके उस जगह अपने आप को जब आप डिफाइन करोगे,
तो उस जगह पर जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट आएगा वो यही आएगा कि आपको जो है डे वन पे पता है कि आपका कंपटीशन नहीं जनरेट हो सकता, हम्म। क्योंकि सबसे मुश्किल रास्ता हर एक व्यक्ति लेता ही नहीं है। हम्म। और बोले एजुकेशन तो शुरू ही 15 साल बाद होती है, आपने कोई चीज आज करी है तो उसका असर ही 15 साल बाद पता चलेगा। तो वो राइट फ्रॉम डे वन आवर कंसेप्ट्स वर वेरी क्लियर, हमें सिर्फ सर्वाइवल तक के पॉइंट को देखना था। तो जब हम आईआईटी मंडी में खड़े हुए तो हमें पिछले 12 साल के डॉट्स कनेक्ट होते हुए दिखे कि कब कब हम कहाँ कहाँ फेल हुए, जिसकी वजह से हम फाइनली वहां पहुंचे। और जिस व्यक्ति को हम मेरठ में बोल रहे थे कि ये हमसे कनेक्ट कर ले या कोई पार्ट है, वो व्यक्ति तो मतलब जो है वो उसको पूरे पार्ट को देख ही नहीं रहा था कि किसी को क्या बोले और क्या ना बोले। या। तो मतलब लाइफ में एक क्लैरिटी हुई कि जो लोग कहते हैं ना कि भैंस के आगे बीन नहीं बजानी चाहिए, उसका उसका फर्क पता चला कि हाँ ये एक्चुअली उनका मतलब क्या है, कि हम अपनी एनर्जी लगाई वहां पर रहें जहां पर कि वो सब्जेक्ट के तौर पे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हम्म। तो वो एस्पेक्ट्स थे। तो छोटे छोटे चीजों के जब वो ट्रांसफॉर्मेशन करे, चेंजेस करे, बट कॉन्टिन्यूस अडेप्ट करते चले गए हम, कॉन्टिन्यूस। वो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी कि जिस व्यक्ति ने भी क्वेश्चन कोई रेज करा, अब वो पढ़ा लिखा है नहीं है, उसका क्या लेवल है, हमने कभी उस पॉइंट पे ध्यान ही नहीं दिया। उसने जो क्वेश्चन रेज करा, क्या वो हमारे फोरे में आता था, नहीं आता था, और हम्म। उसका जवाब हमें पता था या नहीं पता था, नहीं पता था तो वो ढूंढा, ढूंढने के बाद उस पर गए। हम्म। एक दफे हाँ डॉक्टर शिव हैं जो वही डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, तो उन्होंने बोला कि सर देखिए मुझे तो एक ही चीज पता है कि भाई जो भी कुछ है सरेंडर ही होता है। तो मैं सोचने लग गया, उन्होंने कहा, बोले बस मुझे तो और कुछ नहीं पता, मुझे तो ये पता है कि बस सरेंडर है तो चीज है। एंड 100% सरेंडर डॉक्टर शिव का। अब रिटायर्ड व्यक्ति मेरी एज से कम 20 साल बड़े, तो मतलब मजा आता। तो उनके दोनों बच्चे यूएस में हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, तो उसके तौर पे एंड पैसे वैसे का तो कोई उनको दिक्कत ही नहीं। तो मैंने सोचा और फिर मैंने कहा नहीं देखिए सर ऐसा नहीं है, देर आर टू थिंग्स, वन इज road on a road to spirituality, you can't move to the next step if you don't have surrender. हम्म। बट आप कितनी दूर तक जाओगे ये डिपेंड करता है कि आपका लॉजिकल माइंड कितना है। अगर आपका माइंड लॉजिकल नहीं होगा तो आप उसके एंड्स नहीं नोट कर पाएंगे कभी भी। तो हम्म। ऑन अ रोड टू स्पिरिचुअलिटी सरेंडर एंड लॉजिक आर दी टू इंग्रेडिएंट्स विच आर वेरी वेरी एसेंशियल। अगर आपके पास लॉजिक नहीं होगा तो आप उस पर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अगर आप उस रोड को लेंथ और ब्रेथ में नापना चाहते हो तो आपके पास बहुत स्ट्रांग लॉजिक होना चाहिए, एंड विच वाज समथिंग जो डिवाइन ग्रेस था मेरे साथ में। और इधर मैंने सवाल करा, उधर कोई मेरे अंदर से मुझे जवाब बता रहा था। तो जितने डॉट्स मैंने कनेक्ट करे उतने तो एक लाइफ टाइम में किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। हम्म। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं अभी मेरा वो फ्रेंड आया हुआ था तो उसकी भतीजी की शादी थी तो मैं उसमें बिजी था। तो उन्होंने अपने घर में शादी से पहले सुंदरकांड का पाठ कराया। तो पाठ कराया तो मैं सुंदरकांड पढ़ने लगा, वो साथ साथ वो पीछे से वो पंडित भी बोल रहा था वहां पे। पढ़ते पढ़ते जो है मुझे कोई अंदर से बोलता है, तू सारी दुनिया के मंत्र देख रहा था, तूने एक दफे भी जो है मेरे को नहीं देखा। और मेरे को इतना बुरा लगा कि मैंने कहा बताओ, वो सुंदरकांड खुद ही आपको बोल रहा है कि बताओ आपने नहीं देखा। मेरे को तुरंत ही वो डाउनलोड शुरू हो गए। मैंने उसी दिन रात को 1 बजे वो प्रोग्राम से लौट के आया, रात को 1 बजे ही रामचरितमानस खोली, 1 बजे से जो पढ़ना शुरू करा तो मैं अभी तक पढ़ रहा हूँ। तो द फर्स्ट थिंग विच आई रेज द क्वेश्चन, जो मेरे फादर के फ्रेंड ने रहे संस्कृत के, जिनके अंडर में मैंने पीएचडी करा था, मैंने कहा अंकल मुझे सिर्फ ये बताइए आप कि ये जो चौपाई होती है इसमें कितने अल्फाबेट्स होते हैं या इसका सिंटेक्स क्या होता है। हम्म। तो बोले क्या हो गया। मैंने कहा नहीं वो मुझे जो है वो किसी ने अंदर से गाली दी कि सारे मंत्र वगैरह करता जा रहा है, वो रामचरितमानस नहीं कर रहा। तो मैं अब जरा पहले बैठ के इसका वो करता हूँ। तो मैंने पूरा वो जो संस्कृत डॉक्यूमेंट्स वाली साइट थी उसमें पूरी तुलसी रामचरितमानस उठा ली, वो मिल गई। अब मुझे उसमें करेक्शंस करने हैं तो मैं करेक्शंस करने से पहले उसका सिंटेक्स समझ रहा था कि क्या सिंटेक्स है, हम्म। बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट अ
फंडामेंटल क्वेश्चन, द फंडामेंटल क्वेश्चन इज, एक आदमी ने 500 पेज की किताब लिखी, वो भी पोइट्री में, उसके दिमाग में क्या था? 500 पेज लिखना कोई मजाक तो है नहीं, और हर पेज पे जो है कम से कम 50 लाइन तो होती ही है। तो उतनी बड़ी पोएट्री लिखने के लिए आपको अगर दिमाग में सिंटेक्स ही नहीं है, उसका बेस क्या है, उसमें 7 पार्ट हैं, 7 ही पार्ट क्यों हैं, हर पार्ट के अंदर कितने श्लोक हैं, अब वो श्लोक भी है, उसके अंदर दोहा भी है, चौपाई भी है, सोरठा भी है, इन सब का क्या इंटरप्रिटेशन है, इसका पूरे उसमें बिगर पिक्चर में क्या रोल प्ले है। तो जब आप उस पार्ट को आप एड्रेस करना शुरू कर दो, किसी ने मान लीजिए सहस्त्र नाम लिखा, किसी को कैसे पता चला कि सहस्त्र नाम जैसी भी चीज होती है? किसी ने कोई मंत्र लिखा तो उस मंत्र के अंदर कितने अक्षर होते हैं, उन अक्षरों का क्या रोल प्ले होता है? तो व्हेन यू पुट अ क्वेश्चन टू ईच एंड एवरी स्टेप, आप तुरंत उस ऋषि से कनेक्ट हो जाते हो जिस ऋषि ने वो पूरा सिंटेक्स डेवलप करा। जब वो उससे कनेक्ट हुए, अब वो ईश्वर जो है वो कैसा होगा, बोले जी ईश्वर कैसा भी हो उसके 3 पार्ट तो होंगे होंगे, एक हेड होगा, एक नेक होगा, एक टेल होगा, एंड द स्टोरी स्टार्ट्स। जो टेल है वो हाथ और पांव और चेस्ट और बॉडी पार्ट्स में कन्वर्ट होगी, जो हेड है उसके अंदर सारी नॉलेज होगी, क्या क्या चीज हो, कुछ भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, इससे पहले क्या इसके बाद में क्या, हर चीज आपको पता चलेगी। बट दैट इज ओनली गोइंग टू टेक प्लेस वंस यू हैव अ क्वेश्चनिंग माइंड। और हमारे यहाँ जितने भी टेक्स्ट हैं वहां पर क्या लिखा है? भक्ति। तो अब किसी से पूछो भक्ति क्या होती है, बोले व्हेन यू डोंट क्वेश्चन, विच इज That द is not मोस्ट true, sir ji. No, विच इज द definitely not. मोस्ट रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। Hmm. बिकॉज तुलसीदास जी के रामचरितमानस के अंदर ज्ञान और भक्ति के बीच का कंपैरिजन दे रखा है। Hmm. क्या है सर जी वो? तो वो यही बोल रहा है कि ज्ञान और भक्ति दोनों एक चीज है, व्हेन यू सरेंडर विद क्वेश्चनिंग, उसको भक्ति बोला गया है। और हमारे यहाँ जितने भी लोग ये पूरी की पूरी प्रैक्टिस करते हैं, दे ओनली पुट अ फंडामेंटल थॉट, प्लीज डोंट क्वेश्चन। क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे तब आपको पता चलेगा कि टेक्स्ट में एम्बिगिटीज है, एंड विथ सरेंडर ओनली यू हैव टू क्लियर दोज एम्बिगिटीज। सर जी, I've had some first hand experience of that. ये just before I can tell you, ये रामचरितमानस कब लिखा गया था? 1500 समथिंग में, Okay. अकबर के टाइम पे लिखा गया है ना। Okay. Okay. So 1500s, ठीक है। तो this one was a Mahabharat that was written in Kannada. This is written, I think, in the between 9th and 12th century. कुछ तो there are some timing का कुछ it's not very clear. It is written by this person. It appears like nobody can actually sit down, plan and write such kind of a book. Obviously it was not that Mahabharat was not written earlier than that. बहुत सारे लोग had done that, but nobody knew what was the kind of for to have that kind of quality coming in the form of in the chandas and the specific uh, the quality of the poetry uh, to actually reach that stage is something. It has to be, as you rightly point out, it has to be an inspired situation. अंदर से कोई बात कर रहा है ऐसे, you should reach that stage. So this poet, we don't know how Vedavyas actually wrote that वगैरह, right? See, none of us actually have heard that, but this one apparently they said कि ये बंदा सुबह सुबह जाके around 5 o'clock or so he would go and have a bath. वहाँ there was a temple के बगल में ही एक कल्याणी थी, and उस कल्याणी में जाके he would take a bath and come and sit in front of the Lord, and there was just one pillar, उसके बिल्कुल सामने बैठ के
he would actually start writing, and that he would write only until he would become completely dry. जैसे बात करके सीधा he would come and sit being wet and start writing, and कुछ 12-1 बजे तक शायद लिखता था, and then he would stop, that's it for the day. फिर से next day he would actually start. This went on for close to about 6 months for him to actually come up with that quality of poetry. And even now they say that whether it is Shakespeare or Kalidasa, the level of poetry, the level of the combination of poetry, the visual effects that the poetry will actually bring out in the reader, and and the mastery over uh, the general way people live across a large, जैसे हो गया कि एक छोटा, somebody who is a farmer would have some specific thing that he would do, and वो पता होता था इसको, and not just in one area, it was spread across multiple areas, and he would use those terminology there. So my father-in-law happens to be a scholar in Kannada, and his specialization is this. And some of the things, there are a lot of questions that he keeps getting asked about that. जैसे हो गया कि ये word, what does that mean? This does not fit in very well here. ये कैसे हो गया? So कुछ 10-12 साल तक they kept editing at a state government level का that one, and they came up with a huge इतना मोटा सा, it might have been around 2,000-3,000 page ka, the re-edition of that, to ensure that they collected all the manuscripts and came up with a standard version of that. And during that compilation, they would get a lot of these questions. So there were about 4 or 5 of them who were all scholars getting together and discussing ki, no, this word should not have been there. Maybe he meant something else. Okay. So what he tells me, which is for me is one of the definitions of bhakti, is whenever there was a doubt and somebody would actually raise that there is an issue with this वगैरह, and there is a lesser meaning to the जैसे एक quality का poetry हो रहा है, and suddenly somebody will attribute a lesser meaning to a particular poem, particular one particular poem, then the first thing that would come to his mind is, no, he would not have thought so low about that. It would have been much better than this. And then he would keep looking at it until he was satisfied with it. And I think that belief in that poet's capability or whatever that he was thinking is the definition of bhakti. And that is exactly what you talk about whenever you talk about Guruji. अच्छा, इसका तो मतलब वैसे भी जो आंसर है वो सिंपल है, 2 टर्म है, श्रद्धा बुद्धि। श्रद्धा बुद्धि जो है उसको समास लगा हुआ है, इसके 3 मीनिंग बनते हैं, श्रद्धा और बुद्धि। श्रद्धा की बुद्धि, श्रद्धा है बुद्धि जिसकी, तो विच आंसर्स फॉर द लॉजिकल माइंड। लॉजिकल माइंड इज ऑलवेज कनेक्टेड विद अ फोकस्ड अटेंशन। तो अगर वो फोकस्ड नहीं होगा, मतलब अगर आपका श्रद्धा नहीं होगी, तो वो आप उस सब्जेक्ट को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएंगे। Exactly. And this person sitting in Karnataka would know about the stepwells in Adalaj, जो गुजरात में है. तो he would know about specific terminology जहाँ जब जो वहाँ use करते हैं, specific terminology that people use in Kerala, specific terminology in Tamil Nadu. तो ऐसे he was appears that he might have been a very well-traveled person वगैरह, and sometimes he would say कि it took us months to actually resolve some conflict, some things, and suddenly I would get to know at some point in time कि जैसे
ये हो गया. Somebody would go to a stepwell there and then get that, and that terminology gets introduced to them, that those set of scholars. Then they realize, this should have been, this is what he would have actually thought about. Right.